कक्षा 9 हिंदी। इसमें क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, इसके गद्य खंड को हम पढ़ेंगे। इसके गद्य खंड में पहली कहानी है प्रेमचंद द्वारा रचित 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा जो कृषक और पशु समाज के एक अन्योन्याश्रित संबंध के विषय में लिखी गई है, उस पर आधारित है। पहले हम प्रेमचंद की जीवनी के विषय में जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन बड़े अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि उनके उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी नाम की पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं कि साहित्य के द्वारा हम समाज में जो अनीति है, समाज की जो कुप्रथाएं हैं, जो बुराइयां हैं, उसे हम दूर करने में सहयोग दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने साहित्य को इसका सशक्त माध्यम माना है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य मिलती है। फिर चाहे वो गांव की भाषा हो, शैली की भाषा हो। हम उनका गोदान उपन्यास अगर हमने पढ़ा है या आगे अगर पढ़ने का समय मिला तो पढ़ेंगे। पढ़ करके आप लोग उसमें देखिएगा कि उन्होंने गांव और शहर के विषय में, उनके पात्रों के चयन के विषय में, उनकी भाषा शैली के विषय में इतना अच्छा और इतना एक सामंजस्य बना करके उस उपन्यास को लिखा है कि जो वाकई में पाठकों को एक बांधे रखती है और उसको आगे पढ़ने में के लिए उसको विवश करती है और बार बार पढ़ने का उसे मन करता है। गांव के परिवेश को गांव की तरह ही दिखाया, वहाँ की भाषा को। शहर के जो परिवेश थे उसको शहरी परिवेश और शहरी भाषा के अनुसार ही दिखाया। ठीक है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है और उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल है, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी कुशलतापूर्वक अपने गद्य साहित्य में किया है। प्रेमचंद के जीवन के विषय में हम जानते हैं कि काफ़ी अभाव और दरिद्रता में उनका जीवन बीता। इसके बाद भी उन्होंने कभी कोई समाज के साथ कोई समझौता नहीं किया और अपने जीवन को अपने एक आदर्श रूप में वह जीते चले गए। 2 बैलों की कथा जो उन्होंने लिखी है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है, क्योंकि कृषक समाज और पशु दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कृषकों को भी पशुओं की आवश्यकता होती है, उन्हें बैल चाहिए अपने हल जोतने के लिए, पानी निकालने के लिए, दौनी करने के लिए, और पशुओं को भी एक आसरा, एक सहारा चाहिए जो किसानों के द्वारा उन्हें मिलता है। प्रेम और सहानुभूति चाहिए जो किसानों के द्वारा उन्हें मिलती है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। हम जानते हैं कि जिस समय में ये कथा लिखी थी प्रेमचंद ने, वह समय भारत में आज़ादी की लड़ाई का समय था, स्वतंत्रता की स्वाधीन की लड़ाई का समय था और हर एक इस लड़ाई में अपने तरह से अपना अपना योगदान दे रहा था। पहले भी जैसे मैंने बताया कि प्रेमचंद साहित्य को समाज में परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने इन 2 बैलों की कथा के माध्यम से भी यही बताया है कि जब ये बैल होकर के, एक पशु होकर के अपनी आज़ादी से समझौता नहीं कर सकते और अपने को बार बार मुक्त होने का प्रयास करते हैं और अंततः उसमें वो सफल भी होते हैं,
तो फिर हम एक मनुष्य होकर के भी अपनी आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते, अपनी आज़ादी के लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकते। एक गुलामी की ज़िंदगी जीने से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है कि हम एक आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों को दे दें। अब इसके लिए अगर बार बार संघर्ष भी करना पड़े तो हमें वो संघर्ष भी करना है, यदि हमें अपने प्राणों को भी देना पड़े तो वो भी देना है, लेकिन हमें एक स्वतंत्र नागरिक की तरह जीना है। पराधीन होने से ज़्यादा अच्छा है स्वाधीनता का स्वागत करना, स्वाधीनता को अपनाना। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। आज़ादी के आंदोलन के समय में ये लिखी गई कहानी, जिसके माध्यम से उन्होंने जन सामान्य को यह संदेश दिया कि वो भी अपनी आज़ादी के प्रति सतर्क हों और अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र और हितोपदेश, इस कथा परंपरा का भी उन्होंने अपनी इस कहानी दो बैलों की कथा में विकास किया, इसका उपयोग भी किया है। पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों ही एक कहानियों का संग्रह है, जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से मानवता में एक नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया गया है, जहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि इनके बीच के संबंधों को, उनकी कथाओं को भी बता करके कि हमें अपने समाज में किस तरह के वातावरण का विकास करना है, किस तरह के मानवीय मूल्यों का विकास करना है, ताकि हम अपने जीवन को भी अच्छे से जी सकें और औरों के लिए भी हम एक सुविधा दे सकें, औरों के लिए औरों का भी हम परोपकार कर सकें। दो बैलों की कथा यहाँ पर जो है मैंने पहले ही बताया कि पशु और कृषक समाज के बीच के एक संबंध को स्थापित करती है। इसमें पशु और मनुष्य के बीच का संबंध, पशुओं का आपस में जो प्रेम का संबंध, यह दोनों को बड़ी ही कुशलता से प्रेमचंद ने दिखाया है। ठीक है, दो बैलों की कथा का कहानी को हम सारांश में समझेंगे और फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों पर भी ध्यान देंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे हम गधा कह देते हैं। ठीक है, ये कहने का भाव यहाँ पर प्रेमचंद का ये है कि हम लोग किसी को अगर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ कहना चाहें तो उसके लिए हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि गधा कोई बेवकूफ़ तो पशु तो नहीं होता, वो एक शांत और स्थिर स्वभाव का पशु है। अब गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन के कारण या उसके निरापास सहिष्णुता के कारण कि वो हर स्थिति में एक जैसा रह जाता है, उसे यह पदवी दे दिया गया हो, ऐसा तो हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। पर फिर भी जिसको अगर हमें बेवकूफ़ किसी को कहना हो, मूर्ख अगर किसी को कहना हो, तो उसे हम आसानी से गधा कह देते हैं। गाय है, वो सींग मारती है। ब्याई हुई गाय यानी जिसका बच्चा हुआ हो, वह तो और सिंहनी का रूप धारण कर लेती है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है, कुत्ता बहुत ही गरीब जानवर है जो अपनी दीनताहीनता को बताता रहता है, लेकिन क्रोध तो उसे भी कभी कभी आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा। चाहे उसको कितना भी मारो, चाहे उसके सामने सूखी घास फूस ला करके दे दो, सड़ा गला से ज़्यादा भोजन घास उसको दे दो, मगर उसके मुख पर कभी असंतोष की छाया देखने को नहीं मिलती। यानी हर स्थिति में वो एक समान रहता है, ना तो कभी उसमें कोई उल्लास या उत्साह का भाव दिखाई देता है और ना कभी दीनताहीनता या क्रोध का भाव उसके अंदर दिखाई देता है, या ना तो उसे कभी किसी ने बहुत ज़्यादा खुश होते हुए देखा है और ना ही कभी बहुत ज़्यादा निराश होते हुए। उसके चेहरे पर हमेशा एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी किसी ने उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषियों और मुनियों के जितने गुण हैं वह उसमें पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए। यानी कि ऋषि मुनियों के गुण क्या हैं? सहिष्णुता है, आपसी भाईचारा है, ठीक है, हर्ष और विषाद की स्थिति में एक समान रहना है, जैसी भी परिस्थिति आए उनकी मन स्थिति कभी नहीं बदलती, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो इसी तरह से गधे के अंदर भी ऋषियों और मुनियों के वे सारे गुण अपनी पराकाष्ठा यानी जहाँ पर सीमा समाप्त हो जाए किसी चीज़ की वहाँ तक पाया जाता है, पर फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी भी हमने नहीं देखा। शायद ये सद्गुण है जिसका इतना ज़्यादा अनादर
मानव समाज करता रहा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता, ज़्यादा सीधा होना भी इसके लिए उपयुक्त नहीं। अब देखिए भारतवासियों को अफ्रीका और अमेरिका में उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। अमेरिका वाले उन्हें घुसने नहीं देते हैं, वे बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ करके मेहनत करते हैं और काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुन करके वह गम खा जाते हैं, यानी किसी बात का जवाब नहीं देते, फिर भी वह बदनाम है। उनके विषय में ये कहा जाता है कि वह जीवन के आदर्शों को नीचा कर रहे हैं। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो भी अपने आप को सभ्य कहलाने लगते। और जापान की मिसाल सामने ही है, जिसने एक ही विजय प्राप्त करने के बाद अपने आप को सभ्य जातियों में गणनीय बता दिया।